तारीख 9/11। ये एक ऐसी तारीख है जिसने दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया, लोगों के सोचने का तरीका चेंज कर दिया, मुल्क चलाने का तरीका चेंज कर दिया। एक ऐसा सानिया जिसने पूरी दुनिया को दूसरे एक्सट्रीम की तरफ ले गए। ट्विन टावर्स और उसके अलावा अमेरिका में 4 जगह पे इस तरह के धमाके हुए। वो आज तक ज़ेरे बहस है कि ये वाकया करवाया गया हुआ, वो कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर ये अटैक हुआ और उसके बाद वो दोनों बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई, तो उसकी सफाई, उसकी मरम्मत में काफी टाइम लगा। बहुत सारी खबरें आती रही इंटरनेट के जरिए कि कुछ लोगों को गोल्ड मिला, कुछ लोगों को पैसे मिले, कुछ मिला, कुछ मिला। लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियां भी उन दिनों में सर्कुलेट की जिनका ताल्लुक हमारे इस शो से है। जैसे एक फायर फाइटर का इंटरव्यू है, यूट्यूब पे आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। वो बताते हैं कि जब हम मलबा हटा रहे थे, काफी टाइम लगा था, 1-2 महीने, जहां तक मुझे याद है इतना टाइम तो लगा था। तो कहते हैं मैंने एक अजीब और गरीब चीज देखी। एक औरत को देखा जो कि वाइट लिबास, कभी वाइट लिबास पहनी होती थी और कभी पूरा ब्लैक लिबास पहनी होती थी, और उसके एक रेड कलर का रिबन टाइप निशान बना हुआ था, डिजाइन टाइप का बना हुआ था, और वो एक ट्रे कैरी किया करती थी जिसमें बज़ाहिरी तौर पे लगता था कि सैंडविचेस वगैरह रखे हुए हैं। तो जब पहली दफा उस फायर फाइटर ने इसको देखा तो उसको हैरत हुई कि शायद हो सकता है कि कोई नेबर से ही कोई आ गया और लोगों की मदद करने, जो लोग मलबा उठाने में काम कर रहे हैं उनको सैंडविच वगैरह देने के लिए। लेकिन ये उसके साथ हर दिन, हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद होता रहता। जब बात उसको काफी शेडी लगने लगी, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द के सारे जो को वर्कर से उससे पूछा कि यार ये कौन है खातून, क्या कभी तुमने सैंडविच खाया, कभी कुछ ये फसा, तो सबका जवाब ये होता था कि कौन सी लड़की, कोई ऐसी लड़की नहीं आती। तो उसने तहकीक करना शुरू की। उसने पहले उसको फॉलो करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। जैसे ही वो किसी गली के अंदर एंटर होती तो वो गायब हो जाते। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या है कि उसने सारी जो 2-2.5 हज़ार की कैजुअलिटी उस बिल्डिंग में हुई थी, उन सब की उसने लिस्ट निकाली और उसमें उसने देखना शुरू किया। काफी दिनों के बाद उसको एक तस्वीर ऐसी लगी कि वो इस कहानी के एंड तक पहुंच गया। पता ये चला कि वो जो औरत उसको नजर आती थी वो असल में उसी दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मौजूद थी जिस टाइम पे वो अटैक हुआ, और उसका काम ये था कि लोगों को उनका खाना देना, और वो उस वक्त यही कर रही थी। कहा यह जाता है कि वो अभी भी कभी कभी लोगों को नजर आती है। जब ये मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में अचानक आया, क्योंकि मेरा 2 साल पहले, 3 साल पहले
न्यूयॉर्क जाना हुआ और मैंने उस जगह पे गया, बिलखुसूस जहाँ पे ये वाकया पेश आया था, जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मौजूद था। अब वहाँ पे उन्होंने एक मेमोरियल बना दिया और जितने भी लोग उसके अंदर जहाँ भाग हुए थे उन सब के नाम उन्होंने चारों तरफ लिखे हुए हैं और उधर एक काइंड ऑफ वाटर फॉल टाइप की चीज, एक फाउंटेन बनाया हुआ है उनकी याद में है। कराची के स्टूडियो से मस्त 103 से मैं हूं मिनहाज अली अस्करी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये शो सैटरडे को आया करता था, अचानक से फ्राइडे को हो गया। जी हाँ जनाब, हमारे टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हुए। सैटरडे के बजाय अब फ्राइडे रात 12 से 2 मेरा और आपका साथ रहेगा। शो में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो कि हम जल्दी से बता देते हैं। वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी लगाएं, अपनी अटेंडेंस लगाएं, भेज दें अपना SMS अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज में जाए तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन भी रहे हैं कि नहीं और भेज दें अपने SMS 6278 6278 पे। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पे भी लाइव सुन सकते हैं। अभी अगर आप लोग फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पेज facebook.com/मिनहाज अली अस्करी ऑफिशियल के नाम से हमारा पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमारा फेसबुक लाइव भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/मिनहाज अली अस्करी। ईमेल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया, ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, या आप किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहां पे इस तरह के वाकयात होते हैं, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है फोन कॉल। लेकिन आज 111-103 पे आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारी लाइन ही बंद हुई है। थैंक्स टू, समझिए आप लोग। हमारा दूसरा नंबर है, वो नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं और हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 021-345-20791। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 021-345-20791। 12:27 हो चुके हैं। आज मैंने पूरी कोशिश की कि टाइम पर शो शुरू करूं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये शिकायत थोड़ी सी कम हो गई होगी। आई एम श्योर पूरी कम तो नहीं हुई होगी, लेकिन कम हो गई होगी। मेरा आपके साथ 2 बजे तक का है। एक ई मेरे पास अभी लास्ट वीक मुझे एक साहब ने ईमेल की कि उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताई जिसपे मैं काफी इंक्विजिटिव हो गया। फिर मैंने भी उनको रिप्लाई किया और फिर बीच में अचानक से मेरी ही वजह से वो कनेक्शन जरा मुनक़ता हो गया। उनकी ईमेल ये कहती है कि गुलशन इकबाल जो कराची का एक हिस्सा है, वहां पे एक सीक्रेट म्यूजियम है जहां पे कुछ ऐसी डॉल्स मौजूद हैं जिनको कहा जाता है कि वो पजेस्ड हैं। मैं काफी हैरान भी हुआ और इंक्विजिटिव भी हुआ कि यार ऐसी कोई जगह है और हमें पता नहीं है। तो मैंने उनसे जरा एक्सचेंज की ईमेल और
मेरी पूरी दफा कोशिश है और इरादा है कि हम जाएं, भले उसको इस तरीके से ना देखें कि ओह वहां पे जिन्नात हैं, लेकिन नहीं, उस जगह को जाके देखें तो एक्सप्लोर तो करें कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जो इतनी मिस्टीरियस है, इतनी छुपी हुई है कि पता ही नहीं है लोगों को। आज के शो में एक और भी एक्सक्लूसिव चीज है। आज हमारे पास एक और ऑडियो क्लिप मौजूद है। एक रशिया में एक इंसिडेंट का वाकया है। हुआ ये कि बेटी की एक बेटी थी, जिस और किस तरह समझाऊं मैं आपको, माँ और बेटी एक घर में रहते थे। उस माँ की बेटी थी और उस बेटी की भी एक बेटी थी, सही है। तो नानी को और वालदा को ये लगता था कि इनकी जो छोटी बेटी है, इसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली है वो काफी बदतमीजों वाला है। उनको लगता था कि ये पजेस्ड है। तो उन्होंने इर्द गिर्द के इलाके में ये बात पता करने की कोशिश, कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो एग्जॉर्सिज्म कर दे उनके लिए, क्योंकि वो एक ऐसे रिमोट एरिया में रहते थे जहां पे हर चीज फौरन आसानी से नहीं मिलती। तो उनको कुछ टाइम लगने लगा। एक पॉइंट ऐसा है कि उन्होंने खुद ये सोच लिया कि हम खुद एग्जॉर्सिज्म करते हैं ताकि हमारी जो नवासी है, बेटी है, वो इस तकलीफ से दूर हो जाए। जब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की तो वो बुरे तरीके से फेल हो गई। काफी अरसे के बाद रशियन कैथोलिक चर्च से जब उनको एक परमिशन आई तो वो उस बच्ची को लेके चर्च गए और वहां पे उसका एग्जॉर्सिज्म हुआ। उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, काफी बुरी क्वालिटी में, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो बेहतर है। तो वो आज हम अपने शो में शामिल करेंगे। आप लोग की ईमेल्स हैं जो कि आप लोग भेजते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, वो भी शामिल करेंगे। और आप लोग के पैगाम जो हमारे पास मौसूल हो रहे हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, अगर आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो भेजिए अपने SMS। आप लोग के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। रजा इकबाल, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम हुसैन, थैंक यू सो मच। शकूर साहब, आपका भी मैसेज आया है। मईशा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक सर्कल का बताया था जी, सर्कल ऑफ डेथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं भी देख के आपको बता दूंगा, डोंट वरी। साइम अली, आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच। आज इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे इंटरनेट भी जो है वो काफी बेकार चल रहा है, लेकिन चले, ना होने से तो बेहतर ही है। वो तमाम लोग जो हमें इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं, फेसबुक लाइव के जरिए सुन रहे हैं, वो मुझे ट्विटर पे इसलिए फॉलो कर सकते हैं कि आप वहां पे भी अपने SMS हमें भेज सकते हैं। तो ज्वाइन मी ऑन ट्विटर, मिनहाज अली अस्करी के नाम से मेरा अकाउंट है। फॉलो मी एंड जस्ट SMS अस देयर। सबसे पहली ईमेल जो मुझे मिली है वो साद खान ने भेजी थी, और साद खान कहते हैं कि ये वाकया लास्ट ईयर का है। हमारे पूरे ग्रुप के साथ पेश आया था। हुआ कुछ यूं कि हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, और 26 दिसंबर शाम 6 बजे अपना लास्ट पेपर देकर फ्री हुए थे। क्योंकि इसके बाद हमारा पूरा 1 महीने का सेमेस्टर ब्रेक था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी देर यूनिवर्सिटी में रुककर ऐसे ही तफरी करते हैं, फिर तो 1 महीने बाद ही मुलाकात होगी। तो हम अपने डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर ही चले गए। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आखिर में बना हुआ है, और यहाँ तकरीबन
2 बजे के बाद से ही सन्नाटा होना स्टार्ट हो जाता है। और जिस टाइम हमारा ग्रुप डिपार्टमेंट में मौजूद था उस टाइम तकरीबन पूरा डिपार्टमेंट ही खाली था, सिवाय प्यून के और कोई भी नहीं था। सो एज यूजुअल थोड़ी बात के बाद हमारा टॉपिक वही जिन्नात की बातों पर स्टार्ट हो गया। हमारे डिपार्टमेंट में वैसे भी काफी मशहूर है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, बट उस दिन हमने फर्स्ट टाइम फील किया। हुआ कुछ यूं कि जब हम ये सब बातें कर रहे थे तो मगरिब की अजान भी शुरू हो गई। तो मेरे ग्रुप के एक लड़की ने हम सबको चुप करवा दिया और वापस अपने घर जाने को बोला। उसके बाद वो और उसके साथ ग्रुप की बाकी 2 लड़कियां भी वॉशरूम चली गईं। हम चारों लड़के ऐसे ही बैठे थे कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि उसके पास उनके टीचर का मैसेज आया है और वो उन चारों लड़कों को ऊपर मौजूद रेडियो लैब में बुला रहे हैं। रेडियो लैब फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल लास्ट में थी। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स रेडियो लैब की तरफ चले गए। जब हम वहां पहुंचे तो लैब का डोर बंद था और ताला भी लगा हुआ था। हम थोड़ा परेशान हो गए कि ये मामला क्या है। इतने में मेरे फ्रेंड ने मोबाइल निकाला तो मोबाइल निकाला कि सर को मैसेज करने के लिए, तो देखा कि इनबॉक्स में उनका कोई मैसेज था ही नहीं। अभी हम ये सब देख ही रहे थे कि इतने में वॉल की तरफ एक ग्लास विंडो है और उस विंडो पे ऐसा लगा जैसे किसी ने नॉक किया है। ये हमारी जिंदगी की सबसे भयानक लम्हा था, क्योंकि विंडो की दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई हमको देखकर हंस रही थी। उसका चेहरा मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बट उसकी हंसी जैसे कोई बहुत ही मकरू हंसी थी और बार बार जैसे ग्लास पर नॉक कर रही थी। हैरत की बात यह थी कि हम फर्स्ट फ्लोर पे थे और उस बच्ची का वॉल विंडो की दूसरी तरफ होने का एक ही मतलब है कि यकीनन वो बच्ची हवा में थी। हम किसी तरह अल्लाह का नाम लेकर भारी कदमों से भागे तो लॉबी में पहुंचकर देखा कि हमारे ग्रुप के बाकी 2 लड़के हमारे ग्रुप की लड़कियों को पानी वगैरह पिला रहे थे। मालूम हुआ कि उन तीनों के साथ भी यही सेम वाकया हुआ और उन्होंने भी वॉशरूम के रोशनदान से उस बच्ची को झांकते हुए देखा था। ये कराची यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में दिसंबर 26 शाम 6 बजे के बाद का वाकया है। खैर जनाब, ये थे साद खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने अपनी ईमेल अपना वाकया हमसे शेयर किया कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। मेरी बहन भी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ती थी आज से कोई शायद 15 साल पहले। तो वो भी अक्सर उस वक्त, चूंकि हम सभी छोटे छोटे होते थे, तो वो आके हमें वाकया बताती थी कि हमारे मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में इस तरह के वाकयात होते हैं, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। लेकिन हम एज यूजुअल माना ही नहीं करते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई ईमेल इस तरह की मौजूद होती है। सॉरी जनाब। तो अब जाके काफी सारे लोगों की ईमेल्स हमें मौसूल होती हैं, जिसमें अक्सर औकात कराची यूनिवर्सिटी के जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में लोग अपनी वाकया शेयर करते हैं। मुझे डर ये है कि किसी दिन KU वाले ही मुझे कोई नोट्स ना भेज दें। वेलकम टू मस्ट FM 103। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ,
3452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए हुए वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने एसएमएस भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, या फिर अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम फरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरा। मिनाज भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ शो के हवाले से, मैंने 2 से 4 दफा नोट किए आपके शो में जो ये फेक साउंड्स होती है, तो सॉरी टू से मुझे लगा, आई डोंट नो ये ऐसा है या नहीं, लेकिन वो जो लास्ट में वो जो साउंड आती है काफी हॉरर होती है, लाइक मुझे फेक लगी। और दूसरा, आपके बिहेवियर के लिए मेरे एक स्टूडेंट को आपने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत ही गलत अल्फाज के लिए नवाजा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाय द वे उन्होंने आपको एक चीज कही, आपने उसको गलत लिया। अगर आप उसकी बात को सही अंडरस्टैंड करते तो आप, उसका माइंड गलत नहीं था, लेकिन आपने उसको बहुत ही रूडली, बहुत ही लाइक उनकी इंसल्ट की, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। चले, आपके स्टूडेंट को मैं सॉरी बोल देता हूँ। हैप्पी? बिल्कुल हैप्पी। और बाय द वे मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मैं रेगुलर सुनती, लेकिन उस टाइम वो लाइव स्ट्रीमिंग में भी देख रही थी, लेकिन मैंने कहा मिनाज भाई ऐसे तो नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि क्या हुआ। चले, आपके साथ कोई वाकया पेश आया आज तक? नहीं, मुझे शो बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उम्मीद करते हैं कि अब किसी को शिकायत नहीं होगी। हेलो जी मिनाज भाई, एक वाकया मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, मेरे दोस्त का था। आपका नाम पहले ये तो बता दें और सलाम दुआ तो कर लें थोड़ी सी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फराज नाम है। फराज। अच्छा, अब बताइए। जी, वाकया ये, मेरा दोस्त था तो वो गाँव के सफर पर रहता था, तो रात को लेट नाइट वो घर पर आए, सब सो गए थे ना। तो आपको पता है जिहाद में लोग बाहर सोते हैं गर्मी के बाइस, तो वो बाहर सोए हुए थे, तो चरपाई लेके बाहर सो रहे थे, तो सामने एक दरवाजा था, तो दरवाजे के सामने से अचानक दरवाजा खुला और उधर से कोई काली सी चीज निकल कर आ गई, बिल्कुल काला सा इंसान नुमा था, उसके दांत बाहर थे, लेकिन देव टाइप का कह रहा था वो, देव था। देव। अच्छा जी, उसके 2 इंच या 1.5 इंच के दांत होंगे। तो वो आने के बाद सीने पे हाथ रखकर वो बोलता है कलमा पढ़ लो। है? अच्छा। हाँ, तो फिर वो उसने कलमा पढ़ा तो वो गायब हो गया वहाँ से। अच्छा, कितनी क्या आपको इस बात का यकीन आता है ये वाली ऐसा होता है? मुझे खुद सुनने के बाद कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने फिर भी यकीन किया ऐसा हो सकता है। चले, और ये हुआ किधर वाकया? ये रहीमिया खान का वाकया था। अच्छा, चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। चलें जनाब, आप लोग के मैसेजेस जल्दी से शामिल करते हैं।
जो लोग फेसबुक पर अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। फातिमा कमल, आपका मैसेज आया है। फहद जफर, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। सैयदा सीमा रजा, नबीग अहमद, थैंक यू। मोहम्मद जनेब, फ़खर शेख एंड मुस्तफ़ा खान, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो लोग हमें ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। इस्माइल बल्टी, माज नसीर, सुफियान शेख, हबीब रोही, उबैद, हमजा सानी एंड एम माली। नाजिश साहब, आपको मैसेज आया है। इसके अलावा जो लोग 6278 पर अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, खालिद साहब, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीम, थैंक यू सो मच। जहांगीर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। एंड अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, हाउ आर यू? आई एम सुपर एक्साइटेड टू हियर यू बैक। आई थॉट दैट लास्ट सैटरडे वाज योर लास्ट शो बट दैट वाज़न्ट। या वो बिल्कुल भी नहीं, वो एक ऐसी छोटा सा एक मजाक किया था, तो उसके फौरन बाद ही हमने बता दिया था कि टाइमिंग चेंज हो चुके हैं। खैर, जो पहली कॉलर आई थी उनकी एक जो एलिगेशन उन्होंने लगाई ऑन एयर, तो उसी का मैं ऑन एयर जवाब दे दूं कि फेक उन्होंने बोला था। मुझे अचानक से अभी याद आया, उसी वक्त याद आया तो मैं उनको बताता कि उन्होंने कहा कि मैं फेक आवाज़ और ये फेक साउंड का वो साउंड इफेक्ट्स लगाता हूँ। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, और मुझे गारंटी देने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, किस तरीके से प्रूफ करना है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं एक भी साउंड इफेक्ट यूज नहीं करता सिवाय ये जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी इसलिए ताकि शो बिल्कुल डेड ना लगे, सिर्फ इसलिए ये यूज किया जाता है। कोई भी पीछे आवाज, कोई भी किसी की आवाज, वो मैं या मेरा टीम मेंबर या हमारे पास कोई साउंड इफेक्ट्स मौजूद नहीं है। जो ऑडियो क्लिप्स हम लगाते हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, जाके सर्च कीजिए, आपको भी सुनने को मिल जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन थी पहले से। खैर, 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आप लोग की ईमेल की तरफ। लेट्स सी कि किसने हमें अपनी ईमेल भेजी है। फैजान साहब, आपकी ईमेल आई हुई है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैंने पहले भी शोज में आपको मेल्स की हैं, लेकिन इस दफा जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरे साथ पर्सनली हुआ है। जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ वो मेरे साथ पेश आया था जब मैं मस्जिद में, अच्छा सॉरी, ईमेल कुछ इस तरह है कि जो इंसिडेंट जो मैं पर्सनली देखा है, आज मैं आपको एक और इंसिडेंट बता रहा हूँ जो मेरे साथ मस्जिद में हुआ है। मैं खुद भी जिन्नात की मालूमात का शौक रखता हूँ। ये बात 2009 की है जब मैं एतिकाफ में बैठा था। 28वीं रमजान की शब की रात कि कोई 4 बजे मैं वॉशरूम जाने के लिए जब उठा और वजू खाने की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वजू खाने में कुछ नल खुले हुए हैं और उसमें से पानी बह रहा है। खैर, मैंने वो नल बंद किए और वॉशरूम आ गया। मैं जैसे ही अंदर गया और गेट को लॉक किया, फौरन ही किसी ने मेरे वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। वहम समझ के फिर मैंने दरवाजा लॉक किया। फिर मसरूफ होने के लिए जैसे ही बैठा तो फिर किसी ने नॉक किया। दरवाजा खोला तो कोई नहीं मौजूद था। कहते मुझे ये लगा कि बराबर वाले वॉशरूम में शायद कोई शरारत मुझसे कर रहा हो, तो मैंने बराबर वाले वॉशरूम में भी झांक के देखा, वहां कोई नहीं था। कहते इतनी देर में जब मैं अपने दोबारा वॉशरूम आया तो मैंने ऊपर सीढ़ियों की तरफ निगाह पड़ी तो वहां पे मस्जिद के मौज़िन साहब बहुत गुस्से में मुझे देख रहे थे। कहते मैंने इस बात को इग्नोर किया और फिर जब वॉशरूम से बाहर निकला तो फिर मैंने देखा कि वो नल खुले हुए हैं और पानी फिर बह रहा है, और फिर मैंने उस नल को बंद किया और मैं नमाज पढ़ने चला गया। जैसी नमाज के लिए मैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद के अंदर एंटर हुआ हूं तो मैंने मौज़िन साहब को ही दोबारा वहां पे पाया। तो मैंने उनसे ये सारा जिक्र बयान किया, ये वाकया। तो उसमें उन्होंने फरमाया कि मैं तो वॉशरूम गया ही नहीं, और रही बात इस मस्जिद में
कहते हैं कि इस मस्जिद को बने हुए काफी अरसा हो गया है और अक्सर औकात जिन्नात भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने मजीद बताया कि सुबह भी सामने वाली जगह पर इबादत मत करना, उस वक्त वहां उनकी इबादत का टाइम होता है और इस मस्जिद में जिन्नात रहते भी हैं। है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल थी जो कि फैजान ने हमें भेजी थी। इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि रमजान माशाल्लाह से संडे से शुरू है, पहला रोजा इतवार को है। आप तमाम लोगों को ही रमजान मुबारक। फिर एक टाइम आता है एतिकाफ में बैठने का, और उन दिनों में जब आप मस्जिद में 24 घंटे क्या 10 दिन 15 दिन 7 दिन 4 दिन जितने दिन का भी आप वहां पे एतिकाफ में बैठते हैं, तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। आप 24/7 खुदा की इबादत में लगे होते हैं। इस तरह की बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास पहले भी, जब हम दूसरी जगह शो किया करते थे वहां पे भी एक साहब ने मुझे इस तरह की ईमेल की थी। है आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। आरफा अली, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन शाह साहब, थैंक यू सो मच। और लोगों को डराओ तो मत ना दोस्त। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा, ये सिर्फ एक वाकयात हैं जो हम आप सभी जो हैं हम सब अपने फैमिलीज में बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों से भी उनके वाकयात हम सुने। 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आई विल कीप रिपीटिंग द नंबर, ऑब्वियसली 111 वाला जो नंबर है वो हमारा इट्स नॉट एक्टिव टुडे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल आ रही है। क्या नाम है आपके जनाब? आज नाम है अभी तक आपको मैंने बताया। जी जी, किधर से कॉल कर रहे हैं? जी, किधर से कॉल कर रहे हैं? गुलशन से। जी जनाब बताइए। गुलशन की, अच्छा गुलशन किधर से कॉल कर रहे हैं? गुलशन इधर 13D ब्लॉक नंबर 9 है हमारे घर का। अच्छा, जो हिस्सा पड़ता है ना। सही है। अच्छा मुझे बताएं, मुझे एक ईमेल आई है, आप गुलशन में रहते हैं, आपको अपने इलाके का पता होगा। हाँ, तो वहाँ मुझे एक आपकी ईमेल आई है, वो कहते हैं कि गुलशन में कोई एक सीक्रेट म्यूजियम है। म्यूजियम? हाँ म्यूजियम है, कोई है इसी जगह? किस जगह पर है? ये मुझे भी नहीं बताया उन्होंने। तो ये तो पता होना चाहिए, उन्होंने बताना चाहिए था उनको एग्जैक्ट कहाँ पर है ये। आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता आपको? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैंने आप फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे वो भी। अच्छा चले, तो जब मुझे पता चलेगा तो मैं फिर शेयर करूँगा आपके साथ कभी कोई बात। मैं आपसे एक वाक्य शेयर करना चाह रहा था, शारा फैसल का ना। जी जी बोलिए। तो एक दफा ना, तकरीबन ये 1 साल पुरानी बात है, 1-1.5 साल ना, तो हम दोस्त ना काफी आते ही सैटरडे नाइट थी, तो हम लोग सारे दोस्त जा रहे थे, हम लोग सीरियो ना। सही। तो रास्ते में हमें ना एक लड़की दिखी गोल्डन बालों में ना, तो उन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी, अपने हाथ धरे हुए थे, पाँव जो है ना चौड़े पांचों वाली जो उन्होंने पैंट पहनी हुई थी,
तो हम लोग जा रहे थे, हम सब दोस्तों ने देखा। सही। तो हम लोग आगे बढ़े, हम बोला चलो वापसी घुमाते हैं। तो सबने देखा, बोले चलो यार ये लड़की है, चलो पूछते हैं इससे। यानी कि होते हैं लड़के जो उल्टी सीधी हरकतें करने वाले, 7 दोस्त थे मेरे। तो वापसी घूमे तो वहीं पर 2 लड़के बैठे थे। वापसी हम लोगों ने रिटर्न करी है तो थोड़ी बात जब लोग वहाँ से गुजरे तो लड़की गायब हो गई अचानक। तो गायब हो गई, वहाँ 2 लड़के बैठे थे फुटपाथ में ना। तो हम लोगों ने उनसे पूछा भाई यहाँ से भी एक लड़की तुम्हें जाती हुई नजर आई? तुम बोले भाई क्या हो गया, यहाँ से तो कुछ भी नहीं गुजरा। तो हम सारे दोस्त हैरान हो गए। और ये कब की बात है? कितने, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी? 1-1.5 साल पुरानी बात है ये। और टाइम क्या होगा? तो हाँ, टाइम क्या होगा? हेलो, टाइम क्या होगा? वक्त क्या था उस वक्त? वक्त हो रहा था तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था। चले, आपसे फहद रिक्वेस्ट है कि आइंदा इस तरह कोई भी, अगर कोई चले लड़की बदकिस्मती से निकल भी आई जी, तो इस तरह पीछे मत जाएगा किसी के, अच्छा नहीं लगता। वो तो सही बात है, लेकिन हम तो एक इंसानियत के नाते गए थे ना, किसी मुसीबत में नहीं हो। यानी कि वैसे गंग में थी, शायद किसी नशे में थी, अब पता नहीं वो क्या चीज थी, गायब हो गए अचानक से। तो हमें ये इल्म तो नहीं था ना कि वो शराब या क्या चीज है। और हुआ किधर था एग्जैक्टली? शारा फैसल पे? शारा फैसल मेन जो रोड है ना, हाईवे, जो बिग रोड से थोड़ा आगे जो जहाँ झाड़िया टाइप होता है, वहाँ का वाक़या ये। बिग रोड से थोड़ा सा आगे जाकर, काफी तकरीबन आधा 15-20 मिनट का सफर है वहाँ पर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, ख्याल रखिएगा। चलो जनाब, अपने बढ़ते हैं फेसबुक लाइव की तरफ। मोहम्मद तौसीफ, आपका मैसेज आया है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जवेरिया नाज, थैंक यू सो मच। उजैर सालात, आपका भी मैसेज है सामने नजर आ रहा है। जीशान हसन, थैंक यू सो मच। आमना अब्दुल्ला कहती हैं कि मैं अभी जाती हूँ शारा फैसल। जरूरी थोड़ी कि वहाँ पे लोग खड़े हुए हों कि आमना आ रही है। खैर, 0213452071 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल हमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के साथ कोई वाक़या पेश आया है, आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो आप लोग अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। मास खान, थैंक यू, आपको मैसेज आया हुआ है। अल्ताफ गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल समद, थैंक यू। एंड शेख हदीका मिराज, थैंक यू सो मच। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। राहिला साहबा। हाँ जी, मिनाज भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, आप कोई वाकया शेयर करना चाह रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मिनाज भाई मेरी भाभी के साथ आया है। बेसिकली हम लोग जो है वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है कि कश्मीर में जो है बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं। तो मे बी इस वजह से शायद वो जो चीज़ है वो मे बी शायद मेरी भाभी के साथ यहाँ पर साथ आई है। आई थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरी भाभी को काफ़ी दफ़ा एक औरत नजर आती है अमूमन रात को सोते वक्त। कोई लेट नाइट, जैसे अभी रिसेंटली इनके साथ एक वाकया पेश आया है। वो सो रही थी अपने कमरे में, दोपहर का टाइम था, बट घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं होता घर में। मैं खुद जॉब करती हूँ तो मैं ऑफिस में होती हूँ, भाई भी नहीं होते। वो सो रही थी, दोपहर का टाइम था, कोई 2:30-3 बजे का। उनकी आंख खुली है और उन्होंने देखा कि उनके बेड के बिल्कुल किनारे पे एक औरत बैठी हुई थी चेयर पे। और वो जो औरत थी वो पूरी ब्लैक कलर में, और उसके बाल जो थे वो उसके फेस पे ढके हुए थे, तो इसलिए फेस उसका बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तो भाभी जो है वो पहले तो खौफजदा हुई। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा खौफजदा नहीं हुई, क्योंकि ये उनके साथ 3री या 4थी दफा वाकया हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़ी हैरान हुई हैं। डर उनको बिल्कुल लगा। एक्चुअली वो जो औरत थी उसने कुछ कहा नहीं, बट वो सिर्फ रो रही थी। उनकी रोने की आवाजें मेरी भाभी को आ रही थी। शायद उन्होंने पढ़ा आयतुल कुर्सी वगैरह, जितनी सूरतें आती थी वो उन्होंने पढ़ती गई, और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी भाभी उठी हैं और उस रूम से बाहर निकली हैं, और वो बिल्कुल ही मतलब घर से बाहर चली गई, इतना खौफ।
तो लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो कोई भी नहीं था घर में, बिल्कुल घर खाली था। और ये वाकया काफी दफा हो चुका है, 3-4 दफा हो चुका। और ये कितने लास्ट वाकया कितने दिन पहले हुआ था? लास्ट वाकया कुछ 3 या 4 महीने पहले हुआ है। तो इसका कोई इलाज किसी डॉक्टर को दिखाया किसी? नहीं, एक्चुअली मिनाज भाई, मेरी जो भाभी है बेसिकली वो मेरी फुप्पो की बेटी हैं। तो जो मेरे फुप्पा थे, अब उनकी डेथ हो गई है, वो ये काम करते थे, मतलब किसी के ऊपर अगर जिन्नात का असर है तो वो उस असर को खत्म करते थे। इतनी माशाल्लाह से उनमें थी। अब आई थिंक ये हुआ है कि उनकी डेथ के बाद जो है वो, जैसे मेरी भाभी हैं और उनके और सिस्टर्स हैं, उनने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। तो वो चीजें जो हैं, उनकी जो चीजें थी वो मेरी भाभी में कन्वर्ट हुई हैं, सच है। तो इस वजह से उन्हें ये चीजें नजर आती हैं। नुकसान कभी ऐसा नहीं पहुंचाया है, बस उन्हें नजर आया है, ये चीजें नजर आती हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है अभी भी कि उनका कोई मतलब इतनी तकलीफ दे बात है, डरावनी बात है, कभी मतलब अभी ये बात तो कंफर्म तो नहीं है ना कि ये वालिद साहब के जो वो जो भी थे उनके ज़ेरे असर वो उनके पास आए हैं। लेकिन इसके लिए कोई या हो सकता है कोई दिमागी मसला हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस अब ऐसे हो गए जो आज से 30 साल पहले भी लोग कहते थे ना कि हमारे यहाँ वो पागल हो गया था, या वो तो बस वो जिन्नात मर गया, जिन्नात की वजह से मर गया वो। लेकिन अब वो पता चला है कि वो कोई ना कोई स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज था या स्प्लिट पर्सनालिटी का मरीज था। दिमाग के मसले मसाइल बहुत हैं। तो मेरा ये है कि या तो आप उनको डॉक्टर को दिखाएं या फिर किसी आलिम वालिम जो मोतबर शख्स होता है जिसके इल्म हो इन चीजों के बारे में, उसको दिखाएं। मिनाज भाई, हमने दिखाया है बहुत जगह, दिमागी मसला कोई नहीं है उनके साथ। यहाँ पर कराची में भी हमने उन्हें दिखाया है, डॉक्टर्स के पास भी, और जो ये आलिम होते हैं, और कश्मीर में भी हम लोगों ने उन्हें दिखाया है। उनका ऐसा कोई दिमागी मसला नहीं है। उनके साथ एक कुछ चीज़ है एक्चुअली, अब उनके साथ औलाद का मसला है, उनसे बंदिश करवाई हुई है, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। अच्छा, चलें आप बस अल्लाह ताला से, अब तो रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, तो उसमें अपनी भाभी को भी बोलें आप, और बाकी जो लोग भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप लोग नमाज पढ़ें और अगर लोगों के थोड़ा सा भी याद रहे तो आपकी भाभी के लिए सब काइंडली दुआ कर लीजिए। सही जी, बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी भाभी के लिए जो है वो सब दिल से दुआ कीजिएगा कि नमाज माशाल्लाह से ज्यादा ही 5 वक्त भी पढ़ रही होती हैं और तहज्जुद भी पढ़ रही होती हैं। इन चीजों में तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं हबीबुल्लाह बात कर रहा हूँ, मेमन गोट मलिर से। हबीब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आप सुना है मिनाज भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है मेमन गोट में आया था एक दफा, मेरे एक ड्रामे की शूट हो रही थी, तो की बात है, बहुत 2-3 साल पुरानी बात। सही है, अभी भी जी, अभी भी ड्रामे वाले काफी आते हैं, शूटिंग करते हैं इधर। हाँ, वहाँ पे बड़े ड्रामे शूट होते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं आया था, बल्कि 3 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त हम कोई दोपहर के टाइम आए थे और हम शूटिंग में बिजी हो गए थे, और उसके बाद जैसे अंधेरा हुआ ना, तो वही जगह मुझे गांव वाली जो फील होती है ना, वो बड़ी पसंद है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो शहर से अलग जगह है, तो गांव वाली फील आती है। लेकिन जैसी रात हुई तो मैंने कहा भाई भागो इधर से, इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा। लेकिन जी, आप बताइए, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? बात नहीं, ड्रामे पे एक बात मुझे याद आ गई थी। ड्रामे को छोड़ें, आप अपना बताएं, वाकया कोई याद है कि नहीं आपके साथ कोई वाकया पेश आया? एक दरगाह है यहाँ हमारे यहाँ नदी के बिल्कुल ऊपर, ये माई न्यानी करते हैं, तुमने देखा है कि नहीं? मेमनगढ़ से थोड़ा आगे चल। किस नाम से है?
ये कोई मतलब हो तो ऐसी दरगाह जिसका सारा साल मेला भी लगता है। सही सही। तो वहाँ पे जब मेला होता है तो फिर ये नाथ खां वगैरह ये वो आते करते हैं। तो एक दफा ऐसे मेला हो गया था, ये फलान कादरी छोटो नहीं वो आता था, तो हम लोग उसके इंतजार में बैठे हुए थे। बाकी नाखून ऐसे चल रहे थे, दो लड़कों ने बोला कि यार अभी इधर बैठे थोड़ा बाहर निकलते नदी की तरफ। तो वहाँ बैठ के थोड़ा सिगरेट विगरेट पीते, अभी यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग 3-4 बंदे थे, नीचे निकल गए नदी के अंदर। तो वहाँ सिगरेट करीब रात के 8:30-9 बजे का टाइम था। तो दूर से हम लोगों ने देखा था, तो छोटे 1 फुट 1.5 फुट से देखा तो आग एक जल रही है ना, आग लगी हुई है। हाँ, आग जले ऐसे भड़क रही है आग। हम लोगों ने यार ये कोई और बंदे भी बैठे हुए इधर, तो ऐसे बातें करते कुछ देर बैठे थे। हम लोगों ने चले यार उनको देखते, तो हम लोग जैसे उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो आग हमारे से आगे जा रही है। हम लोगों ने कोई समझदार बंदा ने बोला यार छोड़ो यार, कोई और मसला होगा, उसके पीछे जाना ही बेकार है। सही। तो हम लोग वापस आ गए अपनी जगह पर बैठ गए, फिर मुड़ के देखा तो आग है ही नहीं। ये वाकया यहाँ पे दरगाह के बिल्कुल पीछे करीबी था। तो ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना? हो सकता है। और आग का मतलब ये जुगनू भी तो हो सकते हैं। नहीं वो बिल्कुल भड़क रही थी आग थी जमीन पे, जैसे आग लगा के बैठे हुए बंदे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ आग नजर आ रही। और जमीन पे आग लगी हुई थी या हवा थी? जमीन पे नीचे। अच्छा हाँ जी। चले। लेकिन हम लोगों ने सोचा आसपास इधर दरगाहें भी है, ये वो कुछ होगा मसला, फिर हम लोग खुद अपने थोड़े डर गए, वापस आ गए पीछे। नदी तो बड़ी मली नदी, तेरे को पता है, खुली है से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत शुक्रिया अबीबुल्लाह साहब। ओके जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मेहरबानी। ईमेल्स की तरफ नजर दौड़ाते हैं। एहसान हसन साहब की एक ईमेल आई थी, और जिसको जब मैंने खोला तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये आई थिंक बहुत दिनों से हमें ईमेल कर रहे हैं और इनकी ईमेल हम नहीं पढ़ पा रहे थे, माजरत उसके लिए। वो कहते हैं, हाय मिनहाज, आई वांट टू शेयर एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट विद यू. दिस इज अबाउट अ फेमस मोटिवेशनल स्पीकर नदीम चौहान हु डाइड फ्यू इयर्स बैक. कहते हैं कि उनकी मौत से 15 दिन पहले उन्होंने फेसबुक पे एक स्टेटस रखा था और स्टेटस कुछ यूं था, I met a stranger today in lift who said that welcome to the beginning of your new life. वो कहते हैं कि नदीम चौहान जो है वो काफी अमेज हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना फेसबुक स्टेटस रखा और इस स्टेटस को रखने के ठीक 15 दिन बाद he died. इंटरेस्टिंग. कहते हैं, पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ना मैं इस पे कोई रिलीजियस कमेंट देना चाहूंगा, लेकिन इस पे मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे मैं एक बात बताना चाहूँ. कहते हैं कि जब इंतकाल होने वाला होता है तो लोगों को पता चल जाता है. बहुत सारे केसेस में आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जो आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी तो उनके फैमिली मेंबर्स बताते होंगे कि वो जाते वक्त बोल गया कि अब अम्मी पता नहीं कब मिले, या इस तरह की कोई बातें, कोई अपने क्लूज छोड़ जाता है. तो मेरे नाना का मुझे बहुत याद है, क्योंकि जब वो मेरे नाना हॉस्पिटलाइज हो गए थे लियाकत नेशनल में, और काफी दिन उनकी बीमारी चलती रही और वो दिन ब दिन उनकी बीमारी सेहत डिटोरिएट होती गई, और एक वो पॉइंट आ गया कि वो कोमा में चले गए. और रमजान के दिन थे, ईद से ठीक एक दिन पहले, चांद रात से एक दिन पहले उनकी डेथ हुई. हैरत की बात यह है कि उससे उनकी डेथ से कोई 1 घंटे पहले मेरी ड्यूटी लगी हुई थी. सारे नवासों में से उस वक्त मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि मैं जो हूँ नाना के साथ रुकूं, उनका जो भी होता है ख्याल रखें. तो अफ्तार करने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, अपने भाई को बिठा के कि तुम ख्याल रखो, मैं बस अभी अफ्तार करके वापस आता हूँ. अफ्तार कर ही रहा था कि मेरे भाई की मैं कॉल आ गई कि हम अपने नाना को बड़े पापा बुलाते थे, बड़े पापा का इंतकाल हो गया.
तो ऑटोमेटिकली अफ्तारी सब छोड़ छाड़ कर पहुंच गया उधर, सारे खानदान वाले पहुंच गए। मेरा भाई जो है वो मैं देखूं कि बड़ा अजीब कंफ्यूज सा चल रहा है, परेशान, इरिटेट हुआ है, फ्रस्ट्रेट हुआ है। तो जब ये सारा इंतकाल के बाद जो हॉस्पिटल का प्रोसीजर होता है, फिर डेड बॉडी को जाके गुस्ल देना, गुस्ल देने के बाद उसको, क्योंकि वो रात हो गई थी तकरीबन, तो हमें दूसरे दिन नाना को दफनाना था, फिर लोगों ने आना था बाहर, दूसरे ममालिक से आना था, मेरी खालाओं को, तो उनको जाके हमने सर्द खाने में रख दिया। जब सर्द खाने से वापस आ रहे थे तो मेरे भाई ने, हम सारे कजन्स बैठे हुए थे, तो उसने मुझे बताया कि मैं जब बैठा हुआ था नाना के साथ, कहते हैं नाना कोमा में थे, अचानक से उनकी आंख खुलती है और हल्की सी, ये नहीं कि पूरी पट आंखें खुली हुई, हल्की सी आंख खुलती है। अगर मेरा भाई लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था नाना के, तो वो राइट साइड तरफ अपनी गर्दन उठा के थोड़ी सी गर्दन ऊंची की है और पता नहीं कुछ बोलना शुरू किया उन्होंने कि किसी से बात कर रहे हैं। और कहते हैं मैं इत्तेफाक से उस वक्त मोबाइल पे लगा हुआ था, तो मैंने जल्दी से वीडियो बना ली। तो हमने फौरन कहा क्या दिखाओ वो कौन सी वीडियो है, तो उसने हमें वीडियो दिखाई। और खुदा की कसम, मैं इससे बड़ी कसम तो नहीं खा सकता कि जब हमने वो वीडियो देखी तो रोंगटे खड़े हो गए कि लिटरली जो शख्स कोमा में हो और वो अचानक से उठे और इस तरीके से एक कमरे के कॉर्नर को देख रहे थे जैसे किसी से बाकायदा बात कर रहे हैं, बाकायदा बात। और वो जबान कौन सी थी, क्या बात हो रही थी, कुछ नहीं पता चल सका। हमने वो अपनी वीडियो नानी को दिखाई, दो चार अपने बुजुर्गों को दिखाई, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि क्यों ना इस वीडियो को जल्दी से डिलीट कर दिया जाए। खैर, तो ये मेरा एक वाकया था पर्सनल। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में, जैसे मुझे मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ था तो वो भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। उससे एक दिन पहले मेरे वालिद साहब के कजन जो हैं हमें घर मिलने आए, तो वो उस दिन बारिश हो रही थी और मैं अपने दोस्तों के साथ वगैरह घर के बाहर ही बैठा हुआ था। शाम का, मगरिब का टाइम था, शाम और मगरिब के बीच का टाइम था। तो वो आए तो उन्होंने मुझे कुछ देखा, उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो रही है और तुम बाहर बैठे हुए, अंदर चलो, और ये एक दो गालियां भी दे दी। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा ये अच्छा चले गुस्से में होंगे। मैं खैर थोड़ी देर के बाद जब अंदर गया तो मेरे जो वो कजन है, वो वालिद साहब के कजन, वो वालिद साहब के साथ बैठे हुए और वो उम्र में काफी छोटे थे मेरे वालिद से। और मेरी अम्मी जो है, अम्मा जो है, वो चाय बना के मेरे उनको गेस्ट को चाय दे रही। तो अचानक से उन्होंने ऐसी बात कर दी कि मुझे गुस्सा भी आया। और जब वो चले गए तो मैंने अपनी वालदा को भी बोला कि आइंदा इस तरह की बात घर पे ना करें, वरना फिर मैं भी जवाब दे दूंगा। वो कहते हैं कि राना बाजी, मेरी वालदा का नाम प्यार से राना कहते हैं उनको, तो राना आंटी कहते हैं, राना आंटी क्या आप इनकी इतनी खिदमत कर रही हैं, कल तो इनको मर जाना है, फिर रोते रहेंगे आप सब, बच्चे भी और आप भी। क्या जुबैर अंकल, मेरे वालिद साहब का नाम जुबैर था, क्या जुबैर अंकल आप भी ना कल चले जाएंगे, इतनी दोस्ती यारी क्यों बाहर है। और ये कह वह कि वो सब चले गए। नेक्स्ट डे सुबह मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। And I'm not making up any kind of story. इतना 1 इंच भी इसमें झूठ नहीं है। 0213450791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें facebook.com/मिनहाज अली अस्करी ऑफिशियल पे लाइव सुन सकते हैं, या फिर हमें ट्विटर पे अपने SMS भेज सकते हैं @मिनहाज अली अस्करी पे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमें SMS करना चाहते हैं, अपने SMS भेज सकते हैं अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड योर SMS to 6278।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा, ये बताइए कि आप किधर से कॉल कर रहे हैं हमें? मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से जी। क्या आपका इन बातों पे यकीन है? जी ज़रूर है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं और यानी मेरे अब्बू ने भी एक्सपीरियंस किए हैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे भाइयों ने भी किए हैं। एक्चुअली मेरा जो सबसे बड़ा भाई है, जब अपनी छोटी एज पे था तो वो पोजेस भी हो गया था। अच्छा। तो यकीन जरूर है बहुत, और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, और उनके आपको कैसे आपको समझ है जाओ कि भाई के साथ ऐसा? मेरे अब्बू बताते हैं मुझे, असल में मेरे अब्बू जो है वो शुरू से इस्लाम में बहुत ज्यादा यानी क्लोज हैं, अब क्लोज पर्सन यानी बहुत ज्यादा क्लोज है। तो क्या कहते हैं, मेरे अब्बू यकीनन पीर वगैरह के पास जाया करते थे बहुत ज्यादा। सही। तो यानी मेरे अब्बू का एक तरीके से समझ लिया एक गिफ्ट था उनका, शायद अभी भी उनके पास हो। बताते हो जब इंग्लैंड में मेरे अब्बू पढ़ाई करने गए थे, तो जब से उनको अब पता चला था कि उनके पास कोई एक गिफ्ट है, यानी वो एक तरीके से महसूस कर लेते ऐसी चीजों को बहुत, यानी जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते थे वो कर लेते थे महसूस। सही। और उसी तरह मेरे भाई का उन्होंने महसूस कर लिया था। और यकीनन फिर वो जिन पीर साहब के पास वो जाते थे, जिससे उन्होंने मदद मांगी थी और मेरे भाई को यानी क्लेंस कर दिया गया था। लेकिन मैंने कोई और वाक़या बताना है जो यानी मेरे साथ खुद हुआ था, इसलिए बताइए जी। ये पिछले साल की बात है, बकरीद के यानी तीसरा दिन होगा ईद का। मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था टिक्का पार्टी होती है। तो मेरे दोस्त ने बताया था, यानी उसके घर पे ना एक टीवी टावर सा बना हुआ है। टीवी टावर जो होते हैं ना, जहाँ से यानी सारे चैनल वगैरह जाते हैं, तो वो उसके घर पे बना हुआ है। तो बोलता था कि ना यहाँ पे हमारे यहाँ सर में दर्द होता है थोड़ा सा, इसकी ना रेज वगैरह निकलती हैं टावर की। सही। और उसके घर के बाहर एक क्या कहते हैं दरख्त भी था बहुत बड़ा, नीम का दरख्त था आई थिंक, सही से याद नहीं मुझे, लेकिन एक दरख्त था। तो हम लोग सारे दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे थे, टिक्के बना रहे थे। तो फिर हम लोग खाना लग गया। तो मैं हाथ धोने के लिए जब वॉशरूम गया ना, तो यानी मुझे लिटरली वॉशरूम के सामने एक आंखें दिखी, बिल्कुल डार्क रेड आंखें मुझे दिखी वॉशरूम के दरवाजे के पीछे, बिल्कुल साफ मुझे आंखें दिखी। तो मैंने यानी इग्नोर करने की कोशिश तो की, लेकिन मैं इग्नोर कर नहीं पाई क्योंकि वो इतनी ज्यादा जाहिर थी, मुझे क्लियरली दिख रही थी कि कोई बंदे की आंखें और फुल रेड थी। तो यानी मैं डरता नहीं हूँ, असल में मैं खुद हाफिज भी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। यानी पहली बार देखा तो यकीनन डर गया, लेकिन मैं हाफिज हूँ, मेरा ईमान स्ट्रांग है। तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी फौरन, जो मेरे अब्बू ने सिखाया था शुरू से, हमारी यानी टीचिंग है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी फौरन, तो मैं डरा नहीं, मैं आगे बढ़ता गया। मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया, यानी मैंने सारे दोस्तों को बोला जल्दी से इधर आ जाओ जल्दी से। तो वो बोलने क्या हुआ, मैंने बोला यार यहाँ पे कुछ है। तो मेरा एक दोस्त जो जिसका घर था वो हंसने लगा, उसको पता था क्योंकि यानी है उसके घर में ऐसी चीजें, तो वो हंसने लगा। हम लोग सारे दोस्त डर गए। तो फिर मैं यानी खुद गया, मैं उस वॉशरूम में, मेरे सारे दोस्त पीछे खड़े हुए थे, मैं वॉशरूम के अंदर गया, मैं लाइट जला के देखा, वहाँ पे कोई नहीं था। और वहाँ पे लिटरली एक औरत के बाल गिरे हुए थे, यानी वहाँ पे औरत के बाल गिरे हुए थे, मैंने खुद देखे हो। मैं इतना यानी हमने यकीनन हाथ नहीं लगाया क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था वो क्या चीज़ है, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था उसे। लेकिन बस ऐसी वजह से वो आंखें मुझे आज तक याद है, वो रेड, बिल्कुल रेड आंखें थी और मुझे प्यूपल तक दिख रहे थे कि छोटे बड़े हो रहे थे, इतनी मुझे साफ जाहिर दिखी थी। इसलिए मैंने अप्रोच देखा था, समझने के एक दरवाजा है और दरवाजे में मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने बिल्कुल आंखें दिख रही हैं एक बंदे की, एक औरत की, सॉरी। जब अंदर गए तो यकीनन पता चल गया वो औरत थी, क्योंकि वो औरत के बाल वहाँ पे गिरे हुए थे, यानी वो थोड़े से बाल नहीं थे, बहुत सारे बाल थे। और आपके दोस्त का क्या कहना था इस मामले में? मेरा दोस्त हंसा, तो उसे पता था क्या कहते हैं हम उसके घर में है सब कुछ, ये उसने हमें बताया नहीं था ताकि हम लोग उसके घर चले जाएं पार्टी के अंदर। और वो बैठा हुआ हंस रहा है वहाँ पे, यानी वो बोल रहा हमारे लिए नॉर्मल हो गया है कि हम लोग के लिए यानी हर दिन की चीज है ये। बोल रहा है यहाँ पे तो क्योंकि वो जो वॉशरूम था वो बेसिकली उस दरख्त के नीचे बना हुआ था, बिल्कुल नीचे बना हुआ था। और किधर की बात है जी? ये किधर कौन से इलाके का वाक़या है? ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, ये आपका
ये प्रैक्टिकल सेंटर्स जो बहुत सारे स्कूल्स एक साथ बने हुए ना, सही, बस वहाँ पे एक गली में, मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता सकता हूँ, मेरा दोस्त का घर है वहाँ पे उसका घर है नहीं, टीवी टावर है उसके घर पे, और वो बोलता था उसके सर में दर्द होता है। हम लोग आ गए थे, हम लोगों को भी मसला ही नहीं था, उसने हमें ये नहीं बताया था कि असल में वहाँ पे वो यानी उसका घर पूरा जिन्नात से भरा है। इतना आपको बता सकता हूँ क्योंकि अगर हम लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, हम लोग ने पहली बारी में फील कर लिया। मुझे भी यानी बहुत अजीब सा लग रहा था उस घर में। जब मैं आया था ना, मुझे जब से फीलिंग होना शुरू हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे अब्बू का जो गिफ्ट है मुझे पास हुआ हो, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा बहुत तो कुछ उनकी जो वो फीलिंग वगैरह जो ना आती है मुझ पर थोड़ी सी तो आई होगी कि मुझे फौरन जैसे मैं घर के लाया था मुझे कुछ फील हुआ अजीब सा। सही नहीं है, कुछ अजीब सा है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, चलें जनाब, ईमेल्स की तरफ थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। सलाम मिनहाज, मेरा नाम मुमताज़ शाह है और मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जो कि कराची के एक मशहूर सिनेमा प्रिंस सिनेमा का है, जहाँ का मैं मैनेजर रह चुका हूँ। मैं वहाँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर था और आपको याद होगा कि वो सिनेमा में एक बार शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फिर आग लगाई गई तो उसके पहले से ही सिनेमा बंद था और मैं कहीं और जॉब पर ट्रांसफ़र हो गया था। तो एक दिन मुझे ओनर के वहाँ से फ़ोन आया जो कि पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और कहते हैं कि कुछ ऑडियो डिवाइसेस का सामान और कुछ फ्रेम्स जो जल चुके थे वो इन्हें कहीं देने थे। तो एज ए मैनेजर मुझे पता था, तो रिक्वेस्ट उन्होंने की कि आकर वो निकलवा लें रात के टाइम पे। मैंने कहा ठीक है। रात को 11 बजे मैं गया अपने एक पुराने बंदे को लेकर और जिसे वो फ्रेम्स देने थे वो बाहर खड़ा था उस रूम के। मैं अंदर गया निकालने के लिए। जैसे ही वहां से सब निकलने में मसरूफ हुए तो मैंने देखा कि एक अजीब सी मखलूक कोने में खड़ी है जिसकी शक्ल एक जानवर जैसी, हाथ पैर इंसानों जैसे और भयानक मुझे घूर रहे हैं। मैं डर के बाहर भागा और बाहर खड़े आदमी को यह किस्सा बताया तो उसने कहा तुम्हारा वहम होगा, मैं जाता हूँ, मुझे बता दो। जैसे ही वो बंदा वहां गया तो उसे भी वही मखलूक नजर आई। वो भी डर के भागा और कहा कि रहने दो, इस सिलसिले में ओनर से खुद बात करेंगे। फिर जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमारे बहुत पुराना बंदा था पूछा तो उसे भी इस चीज का जिक्र किया कि इसने भी ऐसी कोई चीज देखी है। वो अपना वहम समझता था, बट हमने सुनकर उससे भी हमने जब ये सुना तो हमें यकीन हो गया। प्रिंस सिनेमा की बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाया जा सकता है। मुमताज अली साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपनी ईमेल की। तो अगर आप में से कोई मुझसे पहले पहुंच जाए सिनेमा तो जरूर ये बात जो है जाके वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिल जाए। खैर, मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। उसामा अंसारी कहते हैं मेरी छोटी खाला के ऊपर जिन आया था, उनका काफी अरसे इलाज करवाए लेकिन वो ठीक नहीं हुई और उनको कोई औरत दिखा करती थी और उन्हें जला दिया था उस जिन ने। उसके बाद जब हमारी अम्मी ने हॉस्पिटल में कहा कि तुम इसका पीछा छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो, उनके साथ भी वही हुआ और उन्हें भी जला दिया उस जिन ने और वो इस दुनिया में नहीं रही। खाला ठीक हो गई लेकिन वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया। चले उसामा साहब,
अफसोस आपकी वालदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ ही करवा सकते हैं, जो हमारे बस में है। खैर, एक इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा है खालिद साहब ने। वो कहते हैं कि मिनहाज, जिन्नात रात को ही क्यों नजर आते हैं, दिन में क्यों नहीं नजर आते? हो सकता है दिन में नजर आते हो, लेकिन दिन में इंसान को डर बहुत कम लगता है मेरे हिसाब से। रात एक ऐसी चीज है जिसमें सन्नाटा भी होता है, खामोशी भी होती है। अक्सर औकात आपको सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आ रही थी, तो सोचें पीछे कोई अगर आपके खड़ा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए रात में डर का लेवल जरा ज्यादा होता है। और एक जो मुझे लगती है बात कि जब खुदा ने, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अंधेरों में चले जाओ, जिन्नात को बोला कि अंधेरों में चले जाओ, इस दुनिया को छोड़ के अंधेरों में जाओ, क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट मखलूक हजरत इंसान इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। तो ये अंधेरों में जो भेजा गया, आई थिंक इसी वजह से ये अंधेरा, डार्कनेस, ये बड़ी मैटर करती है। और एक और आप चीज नोट करें, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म हो या लोगों के साथ हुए हुए वाकयात, वो अक्सर मोस्टली 2 बजे 3 बजे के बाद ही होते हैं रात में। बहुत कम ऐसे वाकयात होंगे जो आपको दिन में दिखाई देंगे, दिन में सुनाई देंगे। दूसरी बात एक और भी आप नोट करें कि इस तरह के वाकयात, इस तरह की कहानियां, इस तरह के किस्से आप खुद कभी भी कजिन के साथ बैठ के दिन में डिस्कस नहीं करते। यूजुअली हमेशा रात के पहर में ही करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग अपने SMS हमें भेज रहे हैं, जो लोग अपने टाइम निकाल के फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या रेडियो पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन आप जरा पास कर दें अपने जानने वालों को जो हमारा शो सैटरडे को सुनते हैं। अगर आपका दिल चाहे और आपको तकलीफ ना पहुंचे तो उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लीजिएगा कि हम अब सैटरडे के बजाय फ्राइडे रात 12 से 2 शो करेंगे। चलो जनाब भरते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत में। आप ठीक है? बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बिलाल किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं अख्तर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। अख्तर कॉलोनी से कॉल कर रहे हैं जी? जी जी। क्या आपका इन बातों पे यकीन है? जी जी बिल्कुल, मेरा इन बातों पे यकीन है। और रीजन क्या है यकीन करने का? एक तो देखें, एक तो बिल्कुल एक वो जवाब है जो मुझे पता है सब देते हैं, जो कि मैं भी उस बात को फॉलो करता हूँ कि ये हमारे मजहब में बताया गया है। जी जी। ये तो इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। जी, लेकिन इसके अलावा क्यों आप बिलीव करते हैं? सर असल में मेरी खाला के साथ एक वाक़या पेश आया था, तो उनको देखते हुए मुझे इस चीज पे यकीन हुआ कि ये चीजें वाकई ये यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। सही। और चूंकि मेरी खाला अपने मामू के यहाँ गई थी, और ये आपने 5 स्टार चुरंगी देखी होगी। जी जी। और ये जो आई ब्लॉक है वहाँ पर उनका घर था। सही। और तो असल में वहाँ पर ऐसी चीजें मौजूद हैं, चूंकि मेरी खाला वहाँ पर रहती थी और वो वहाँ पर थोड़ा मतलब नहा के निकली हैं, और एक दरख्त के पास उन्होंने ऐसे बाल झाड़े हैं। सही। तो जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो ऐसे उन्होंने अपने बाल झाड़े, और उसके बाद से वो मुस्तकिल बीमार रहने लग गई हैं। सही। और बीमार ऐसे रही हैं कि एक नॉर्मली
इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, हर चीज है, लेकिन उनकी बीमारी ऐसी एक ज्यादा हो गई थी कि मुस्तकिल वो बेड पर रही हैं। सही। तो उसके बाद मेरी नानी ने देखी कि ये बिल्कुल ही बीमार है और इनको बिल्कुल एक होश नहीं है अपना, ना अपने खाने का, ना पीने का, ना यहाँ वहाँ के माहौल का। तो उनको फिर मुस्तकिल इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी लेके गई हैं। उसके अलावा जो मतलब काफी टाइम पहले की बात है ये, तो उनको पीर फकीर के पास इस तरह से कभी लेके गई हैं। तकरीबन 38 ईयर्स इनके हो गए हैं। और अभी भी हयात है आपकी? नहीं, मेरी खाला की डेथ हो गई है। अच्छा, तो ये कैसे पता चला कि उनके ऊपर कुछ मसले मसाइल थे? असल में ये हम किसी से मालूम किया था, तो उन्होंने बोला कि जो जब ये नहा के निकली हैं दरख्त के पास, इन्होंने अपने बाल झाड़े हैं, तो इनके ऊपर कुछ दूसरी चीजों का असर हो गया है, वो इनके बालों पे असर हुआ है। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था कि जो आप लोग को लगता था कि हाँ ये बात सही है कि उनके ऊपर जिन्नात आ गए? वो हमसे सही तरीके से बात नहीं करती थी, खामोश रहना और अपने आप में गुमसुम रहना, और किसी चीज का उनको होश नहीं है, ना खाने का ना पीने का। क्योंकि नॉर्मल बीमार को अगर आप किसी को पूछें कि हाँ भाई आप ये खाओगे, तो वो नॉर्मली कहेगा हाँ मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। तो उनका ये होता था कि उनको बिल्कुल अपना होश नहीं है, कुछ उनको पता ही नहीं है। अच्छा जी। नहीं तो कोई ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है जिससे कंफर्म हो जाए? क्योंकि होता ही है कि माजरत आपके साथ नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। जी जी। और शायद आपकी खाला के साथ यही वाकया हो। लेकिन मैं वैसी एक बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर औकात जो है ना, जब भी थोड़ी बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ना, जिसका यूजुअली लोगों को नहीं मालूम होता, तो वो कहते क्या है, वो ये बोल देते हैं ओ जिन्नात, और ये जिन्नात आ गए इसके ऊपर, ये हो गया। जी जी। बहुत एक केसेस ऐसे झूठे भी होते हैं ना। मैं आपकी वाक्य को झूठा नहीं कह रहा, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। तो ये मुझे पता करना था कि आपने कोई देखा है ऐसी बात? एक तो देखिए नॉर्मल होता है कि बहुत सारे लोग ही अचानक से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, बहुत सारे लोग हंसते खेलते अचानक से चुप हो जाते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि उस पर जिन्न आ गए हो। मतलब ऐसे ही मैं वो कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की। जी जी। हाँ, तो आपने कभी ऐसा कुछ, या आप किसी फैमिली मेंबर ने या किसी कुछ नहीं देखा, उनके हस्बैंड ने, उनके बच्चों ने, किसी ने नहीं देखा? नहीं, वो अनमैरिड थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो मेरी नानी, मेरी दादी और मेरी जो दूसरी खाला है वो बताती है कि इनका रवैया हमारे साथ कुछ ऐसा था कि एक अनकॉन्शियस उनका रवैया था। तो किसी ने कोई पढ़ाई करने वाले थे उस जमाने में, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें अपनी पढ़ाई से मालूम किया है कि जो दूसरी जो चीजें हैं वो इनके बालों पे असर हुआ उनका बहुत ज्यादा। और इनका जो इनके पास जो पर्स होता था वो उस वक्त मतलब फुल पैसों से भरा होता था, जबकि हमारी जो फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, कोई इतनी ज्यादा अमाउंट किसी के पास नहीं, नॉर्मली जॉब पर जाना आना और बस वही जो महीने का गुजारा हो रहा है उस तरीके से होता था। लेकिन मेरी खाला का जो पर्स था वो उस वक्त फुल पैसों से फुल है। और वो जो पढ़ाई करने वाले थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप इनके बाल काट के देखें। तो जैसे ही उनके माशाल्लाह बड़े बड़े बाल थे, तो उनके बाल काट दिए गए। तो बाल काटने के बाद उसके 1 से 1.5 दिन या 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। और डेथ का क्या रीजन क्या बताया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने तमाम जो उस वक्त जो टेस्ट किए, जितनी रिपोर्ट्स थी किसी भी तरह की, वो तमाम क्लियर थी। मतलब हार्ट फेल हुआ या कुछ? नहीं, डॉक्टर ने कोई रीजन ही नहीं बता सके। डॉक्टर ने यही कहा कि हमारे पास अब तक जितनी भी इनकी जो टेस्ट हुए हैं या जो भी इनका हुआ है सब क्लियर आया हमारे पास। और जैसे जैसे कोई टेस्ट अगर करते भी थे या कुछ उनको चेक करते भी थे, तो वो साथ साथ मेरे मामू को, नानी को हर चीज दिखाते थे बाकायदा कि देखिए क्लियर है बिल्कुल। लेकिन उनका बिल्कुल एक अजीब सा रवैया हो गया था। तो जैसे उनके बाल काटे उसके बाद उनकी डेथ हो गई। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं और
देखते हैं हमें किसने ईमेल की है। फराह शेख हैं, उन्होंने अपनी ईमेल भेजी। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, सॉरी। हैं, नाम तो आपने ऊपर ही लिखा हुआ है फराह शेख। खैर छोड़े। ये वाकया मेरी फ्रेंड का है, मैं मॉन्टेसरी टीचर हूँ। ये वाकया मेरी फ्रेंड ने बताया है मुझे, जो कि उसकी वालदा के साथ पेश आया। वो बताती है कि उसकी वालदा बहुत बीमार पड़ गई थी कुछ साल पहले, और फिर जब उनकी बीमारी खत्म हुई तो वो फैमिली के साथ बैठी थी। एक बार मेरी फ्रेंड बताती है वो उस वक्त कुछ खा रही थी और एकदम उनके मुंह से झाग निकलने लगे और वो बेहोश हो गई। दोस्त बताती है कि हम बहुत परेशान हो गए, इतने में उन्हें होश आ गया खुद ही, और वो अजीब सी लैंग्वेज में बात करने लगी। और वो बताती हैं कि वो ऐसी लैंग्वेज थी कि मैंने आज तक ऐसी लैंग्वेज कभी कहीं नहीं सुनी। मेरी दोस्त बताती है कि ये हमारे घर में उस वक्त कजन और भाई भी थे। उन्होंने वालदा को उठाया, उनके पास आए तो वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से उन्हें गाड़ी तक लेकर गए और हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां जाने के बाद पूरा हॉस्पिटल स्टाफ ने कंट्रोल करने में लगा रहा, बट वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। वो कहती हैं कि मैं खुद इन बातों पे यकीन नहीं रखती, लेकिन ये वाकया कुछ कंफ्यूजिंग था। है फरा साहिबा, आई एम सॉरी, मैं आपका नाम पढ़ लिया, आप चाहती नहीं होंगी, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि कोई ताल्लुक जिन्नात से है या तो कहता। और जिस जबान की आप बात करें वो जिब्रिश कहलाई जाती है, और अक्सर औकात लोग जब अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो इस तरह ममरिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत नॉर्मल ये वाक़या है। दूसरी बात ये कि जब बंदा बेहोश होता है तो फिजिकली उसका वेट होता है वो सारा का सारा, आप किसी को अगर उठाना चाहें तो बहुत मुश्किल होती है अनकॉन्शियस बंदे को उठाना। कभी ट्राई कीजिएगा। कॉन्शियस बंदा अपना वेट कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब जैसी बॉडी अपना वेट छोड़ती है तो इट डबल्स ऑलमोस्ट। है, दूसरा मैसेज पढ़ते हैं जो ईमेल आई है जाफर लोधी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम मोहम्मद जाफिर है और मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ। मुझे आपका शो पसंद है। जब से आपने ये शो स्टार्ट की है तब से मैं आपका शो सुनता रहा हूँ। मेरी दुआ है कि आपका शो सक्सेसफुल रहे। मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, शो एंड टाइम पे डिले ना करा करे, मैं पूरा वीक इस शो का इंतजार करता हूँ। चलें जाफर साहब, माजरत, और जाफर साहब जैसे बहुत सारे लोगों से माजरत कि आप लोगों को कभी कभी मेरी ना आने की वजह से इतना इंतजार के बाद शो भी नहीं होता तो तकलीफ होती है। उसके लिए मैं आई एम श्योर आप लोग मुझे माफ कर देंगे। खैर, प्रोग्राम को खत्म होने में तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग की ईमेल्स, आप लोग के SMS और आप लोग की फोन कॉल्स हम एक्टिवली लेते रहें। 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। इसके अलावा अगर आप लोग हमें ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो mast103.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा शो सुन सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। की तरफ है, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मिनाज भाई आप बताएं कैसे हैं? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र।
सबसे पहले रमजान मुबारक, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम कॉलर्स जो कि मुझे कॉल जब मैं ऑन एयर करता हूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रह पाता, लेकिन उन कॉलर्स को भी और तमाम सुनने वालों को भी दोबारा से रमजान मुबारक। जी आप बताइए कि आपका इन बातों पे यकीन है? आई एम श्योर। जी मेरा यकीन बिल्कुल है इन बातों पे, और कई वाक़यात, कई विटनेस मैंने खुद किए हैं। अच्छा। क्योंकि एक दोस्त है मेरा शरियार शरी नाम का, उसके साथ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। इनफैक्ट उसके घर वालों के साथ ऐसे वाक़यात काफ़ी होते हैं। सही। तो इन बातों पे यकीन है मुझे, और ऑब्वियसली क्योंकि कुरान में भी है तो ये तो है। तो क्या बताया नहीं करूँगा, आपको वाक़या बताता हूँ। जी। मेरे दोस्त का है वो शहरियार, तो उसके वालिद साहब जो हैं उन पे ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं उनके साथ। तो वो रेंट पे होते थे। जब उन्होंने घर शिफ्ट किया दूसरी जगह पे, नागन जोरंगी में, मारी के साइड पे उन्होंने घर लिया था। सही। तो उनकी आदत थी कि वो रात में, गर्मियों का दिन था तो वो रात में छत में सोया करते थे ना। तो छत में एक स्टोर था जो काफी टाइम से बंद होता था, मेन काफी टाइम से ताला लगा था। उसमें जो रेंट मालिक मकान थे उनके अपने सामान थे, जैसे उन्होंने वो ओपन नहीं किया था उनके लिए, तो वो वहीं सोते थे। तो ऐसा होने लगा, कई दिन तक वो ऊपर सोने लगे। तो उनकी फैमिली ने काफी वो किया था कि आप रोज ऊपर सोते हैं, आप नीचे सोएं, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां हो रही हैं, तो अब आप नीचे सोएं। तो खैर उन्होंने जी बोली। तो उन्होंने एक आध दिन नीचे सोया तो उनको बेचैनी सी होने लगी ना, काफी बेचैन रहने लगे वो। उनकी जिद होती थी कि मैं ऊपर ही सोऊंगा, ऊपर ही जाऊंगा। तो ऐसा करते करते फिर जब सारे घर वाले सो जाते तो वो फिर ऊपर जाकर सो जाते। तो ऐसे ही सीन कई दिनों तक चलता रहा। तो फाइनली जब उनके घर वालों ने काफी फोर्स किया, बहुत ज्यादा जिद की बच्चों ने उनके, तो वो नीचे सोने लगे। तो जब से वो रेगुलरली नीचे सोने लगे तो उनके साथ फिर ऐसे वाक़यात होने लगे कि उनके ऊपर छत से अजीब से आवाजें आने लगी, जैसे स्टोर के अंदर कोई जोर से गेट को पीट रहा हो, गेट को मार रहा हो, अंदर जो चीजें हैं वो इधर से उधर फेंक रहा हो कोई चीज। तो ये सब चीजें होने लगी ना, तो ये लोग डरने लगे काफी। अच्छा, पर एक पेड़ भी था काफी जो उनके घर को पूरा घेरा हुआ, एक ऐसा पेड़ था वहाँ पे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि शोर शराबी की आवाज आ रही थी, सारे डर रहे थे। सभी ने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू की, यासीन वगैरह के बुक वगैरह निकाल कर पढ़नी शुरू की। तो ऐसा हुआ कि जो छत में टैंकी होती है ना, ब्लू कलर की टैंकी जो अक्सर वॉशरूम के ऊपर होती है या छत में लोग रखते हैं, बिल्कुल। तो बड़ी सी टैंकी थी, तो उसमें तकरीबन पूरा पानी भरा हुआ था, जो तकरीबन 5 से 6 लोग उठा सकते हैं उसको, इतना भरा होता है, मिलके भी नहीं उठा सकते। तो ड्रम पूरा जॉइंट वगैरह पाइप के साथ था, लेकिन सडनली वो ड्रम जो है वो नीचे आ गिरा ऊपर से ना, ऐसा काफी मेन गेट के पास आकर गिरा, जैसे किसी ने उठाकर जोर से फेंका उसे। सही। तो ये सब सीन में लगा, काफी ऐसी चीज होने लगी। कभी उसे नीचे से ब्लीडिंग जो होती है, उनकी ब्लीडिंग ऊपर से, उन्हें ऐसा लगता है ऐसे हो रहा है। फिर उन्होंने बाबा वगैरह को बुलाकर दिखाया, तो बाबा वगैरह जो होते हैं ना, आयत वगैरह लिख कर देते हैं किसी पर्ची में कि आप ये घर के आंगन में लगा दें, रूम में लगा दें। जी। तो इन्होंने वैसे ही कोटिंग करके रात में लगा दिया घर के आंगन में और अपने घर के रूम में जहाँ पे वो सोते थे। तो वो सारा लिखा था उस पर कुछ। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ब्लैंक हुआ है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सही। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी नहीं हुआ कि काफी दिन हो गए लगाए हुए, या धूप की रोशनी से हुआ, या धूप होता है ना कि लिखी हुई चीजें मिट जाती हैं, फेड हो जाती हैं। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि धूप लगाओ, रात में लगाया और सुबह सारी चीजें बिल्कुल उसमें ऐसा लगा है कि कुछ भी नहीं लिखा, पूरा कागज है बिल्कुल। खैर जी, ये सारी चीजें होती रही। अंकल की तबीयत काफी खराब होने लगी और उनको वही होता था कि मुझे बस ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है। सही। तो फिर इन्होंने आलिम वगैरह को बुलाया, मस्जिद के इमाम साहब वगैरह को लाया, तो उन्होंने सारी सीन देखी। तो उन्होंने कहा कि ऊपर कोई ऐसी चीज है जो चाहती है कि ऊपर रहेगी और ये वही सोए, क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में 1 आध हफ्ते सोए थे ये, तो कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा चीज होती है। तो इन्होंने कहा वो चाहते हैं कि ये ऊपर ही सोए, इसलिए इनको तब होती है कि ऊपर जाकर सोए या ऐसा कुछ भी होता है।
खैर उन्होंने तावीज़ वगैरह दी उनको, और उन्होंने कहा कि ऊपर जो पेड़ है ना, जो पेड़ की शाखें आ रही हैं, जी आप रात के टाइम इसको ऊपर जाकर बांध दें तो कुछ भी नहीं होगा। खैर बहुत सारा इन्होंने ये घबरा गए, इन्होंने फिर कोशिश वगैरह की, तो ये अंकल तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, तो ये जाकर बांध के आ गए ऊपर से। तो फिर ये 3-4 दिनों तक वाकई थमता गया था, कुछ फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर सडनली फिर ऐसी चीजें होने लगी, फिर इन्होंने ये वो घर ही छोड़ दिया। फिर अंकल की काफी तबीयत वगैरह खराब होने लगी, फिर ये शाकीक वगैरह गए थे, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। अच्छा, अंकल के ऊपर पहले भी कहते हैं कि जैसे दोस्त मेरे बताता है कि उनके ऊपर 5-6 जिन्नात का मतलब उनके ऊपर थे, 5-6 एक साथ थे। अच्छा। कोई कहता है कि एक कहते हैं एक गठरी चोर था, एक कहता है कि एक अंग्रेज का था, कोई कहता है एक हिंदू का था। मतलब ये वैसे वाक़यात है जो उनकी अम्मी ने मुझे खुद बताए हैं कि ऐसा सीन होता था इनके साथ। कभी हाजिरी होती थी तो ऐसा ये होता था कि पूरा पूरा कूलर उठाकर पीने लगते थे, और जब हाजिरी होती थी, जो कहते हैं वो अंग्रेज की हाजिरी हुई थी, तो वो जब वो इनकी हाजिरी होती थी तो वो सडनली इंग्लिश में बातें करने लगते थे, हालांकि इनको इंग्लिश जरा भी नहीं आती। और ये कितनी पुरानी बात है? कितनी पुरानी बात है ये सब? क्या कहते हैं? कितने अर्से पुरानी बात है? ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है मिनाज भाई। और जो मैंने अभी पहला वाक़या जो बताया था वो अभी रिसेंट की बात है, कुछ ही दिन हुए इनको, मतलब कुछ मंथ हुए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। चले जनाब, प्रोग्राम को ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट 9 मिनट बाकी हैं। अपने लास्ट कॉलर की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों के नाम शामिल करते हैं जो बहुत हमसे शिकवे शिकायत रखते हैं। लेकिन चलें, फौजिया तारिक आपका मैसेज आया, आयशा खान थैंक यू सो मच, यूसुफ खान, अयान हसन, जैदी साहब थैंक यू सो मच, बिलाल आफरीदी बहुत बहुत शुक्रिया, रुबाब अकरम थैंक यू सो मच, फहद खान, बहादुर, फिक्रा अनीस, शहरियार अली, घानिया खान, हिरा नूर, अल्ताफ गौरी एंड एक साहब तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहते हैं मैंने आपको इतनी कॉलें की लेकिन एक दफा की कॉल उठाई नहीं गई। इनामुल्लाह साहब माजरत, बदकिस्मती कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, लेकिन आप कोशिश करते रहे, शायद दोबारा आपकी कॉल लग जाए। अरसला आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया कायनात थैंक यू, मीशा खान थैंक यू, फैजान खान आपका भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमेल की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग हमें अपने ईमेल्स भेज रहे हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। फैजान असद हैं जिन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी है। वो कहते हैं कि एक रियल स्टोरी शेयर करनी है आपसे जो कि मेरे मामू की है। 1990s की बात है जब नाज़िमाबाद जोन इतना डेवलप नहीं था, पर दोनों फ्लाईओवर हुआ करते थे। मेरे मामू का हर वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलने का प्लान होता था। हर वीक किसी ना किसी के घर जाते थे। इस बार हुआ ये कि मेरी फैमिली जो कि मेरे मामू के घर पे ही रुकी हुई थी, तो मामू ने हमारे घर का ही प्लान बनाया और सबको वहीं बुला लिया। हम लोग हैदरी की तरफ रहते हैं। खैर हुआ ये कि उनके एक फ्रेंड खालिद अंकल भी साथ आ गए उनकी ही गाड़ी में। रात को कार्ड्स खेले, खाना खाया, ऐसा करते करते तकरीबन 3 बज गए। फिर सब अपने घर को जाने लगे। मामू की कमर में दर्द का इशू रहा था, तो उन्होंने खालिद अंकल को बोला कि तुम ड्राइव करो। मामू नाज़िमाबाद 2 नंबर पे रहते थे। While reaching towards second flyover near नाज़िमाबाद, इनको एक औरत दिखी बुरखे में। मामू ने खालिद अंकल से कहा ये देख यार, इस औरत को इसके शौहर ने निकाल दिया होगा, इसकी मदद करते हैं। गाड़ी स्लो करके ये होना था कि मामू की नजर अचानक ही उस औरत के पैरों पर पड़ी। वो उल्टे थे। ये देखना था कि मामू चिल्लाए और उन्होंने गाड़ी वहां से तेज भगाई। उस औरत ने काफी दूर तक पीछा करा और बहुत तेज भाग रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। इन लोगों ने फिर उन्होंने गाड़ी जाके घर पर रोकी, इतनी तेज चला रहे थे। नेक्स्ट 2-3 दिन उन दोनों को ही बुखार रहा।
खैर, कराची की अगर हम बिलखुसूस बात करें तो ये शहर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप यकीन नहीं कर सकते। रात के टाइम पे खुदा के बाद आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी किसी बुरखे में औरत को या गोल्डन बालों में औरतों को या ऐसे ही औरतों को देख लें तो मदद के लिए फौरन ना पहुंचें। कुछ नहीं पता कि चोर हों, कुछ नहीं पता कि आजकल तो वैसे ही मर्द औरत के अलावा भी एक और सारे फैसल में आपको इस तरह की एक्टिविटी नजर आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या तो मदद करनी हो तो करीब भी कोई अगर पुलिस स्टेशन हो, ट्रैफिक वाला हो, या कोई 3-4, अब तो मोबाइल का टाइम आ गया तो मोबाइल अपना ऑन कर ले ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 4-5 मिनट बाकी हैं। 021-345-20791 ये वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हम अपने शो के लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अपने लास्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हेलो, रेडियो सेट बंद कर दीजिए। हेलो, आपसे रिक्वेस्ट है अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए। मेरा रेडियो तो बंद है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं इकरा बात कर रही हूँ फैसल से। जी इकरा, चूंकि हमारे पास टाइम की कमी है, 2-4 मिनट ही बाकी हैं, जल्दी जल्दी अपना वाकया आप शेयर कर सकते हैं। जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। एक तो काफी सारे हमारे साथ वाकयात हुए हैं, लेकिन मैं भी जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ था वो हम अभी एक घर में शिफ्ट हुए थे, तो उसमें हम लोग रह रहे थे। हमें तकरीबन साल हो गया था, लेकिन हमने अपनी जगह शिफ्ट की थी दूसरी, मतलब मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई थी। तो मेरे अब्बू का तख्त था, तो उन्होंने मेरी कमर में कुछ डर था तो उन्होंने मुझे अपना तख्त दे दिया था। तो मैंने वो जिस जगह पे शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे ये होता था कि रात में जब मैं सो रही होती थी तो 3 बजे के तकरीबन टाइम पे मेरी आँख खुल जाती थी और ऐसा लगता था जैसे तख्त पे कोई बैठा है। तो मुझे ये फील होता रहता था और फिक्स 3 बजे या 3:10 पे इसी टाइम मेरी आँख खुलती थी और उसी टाइम मुझे फील होता था। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरा वहम है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवीज़ वगैरह देखती हूँ। तो लेकिन फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी और मेरे बराबर में ऐसा लगा जैसे कोई औरत आके बैठी है और हंसने की आवाज़ आई इसके।
तो मतलब मैं एकदम वो हो गई कि कौन, शायद मुझे लगा मेरी बहन मुझे तंग कर रही है कि मैंने उन्हें शेयर किया था कि मुझे इस तरीके से फील होता है। तो अब मैं डर भी रही थी, तो आहिस्ते से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले पे हाथ रखा और वो जोर से उसे दबा रहा है। तो मैं एकदम से परेशान हो गई और फिर उसी वक्त मुझे अजान की आवाज आई फजर की। फिर तो मैं उठी और मैं उठ के भाग के दूसरे कमरे में गई और वहां मैंने जाके अपनी बहन को उठा के उसे ये बोला, तो उसने कहा कि नहीं तुम्हें वहम हो रहा है, तुम सो दो यहीं। फिर मैं वहां पे सोना छोड़ दिया मैंने। फिर मेरी बहन एक दफा लाइट गई हुई थी, वो वहां पे जो है वो बैठी हुई थी उस तख्त पे, फोन पे बात कर रही थी। तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके बराबर में कोई आके बैठा है और उसे उसके हंसने की आवाज आई। तो वो मेरे पास भाग कर आई, मैं दूसरे रूम में लेटी हुई थी, तो उसने मुझे उठाया और उसने कहा कि हाँ तुम सही कह रही थी और वहाँ कुछ है। तो फिर मेरे जो जीजू थे वो हमें लेके गए दम कराने के लिए, करीब में ही यहाँ पे होते हैं। तो मैंने उनसे शेयर किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर है, लेकिन आप उनकी जगह पर आ गई हैं, इस वजह से वो आपको तंग कर रहा है, आप उनकी जगह छोड़ना। तो मैंने उनकी जगह वो खाली कर दी, मैं वहां से हट गई। तो फिर उन्होंने मुझे नहीं परेशान किया, लेकिन मेरी अम्मी को उन्होंने बहुत परेशान किया था। मेरी अम्मी के साथ तो मतलब इस तरीके से हो गया था कि वो बोलती थी कि मुझे नजर आ रहा है और वो मुझे बुला रहे हो, मुझे जाने दो, छोड़ के मतलब हमें सबसे छुड़वा के वो भाग गया दीदी। उनको बहुत ज्यादा फील होने लगा था और छत पे से हमारी आवाजें आती थी हमें रात में भागने की, बच्चे जैसे भाग रहे हैं खेल रहे छत पे और छत पे ताला लगा होता था। तो हम लोग दफा छत पे गए भी, काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी और हमारी छत पे ब्लॉक्स रखे हुए थे, तो ऐसा लगता था जैसे कोई ब्लॉक्स फेंक रहा है वहां से ऊपर से। तो हम ऊपर के देखते थे तो कुछ भी नहीं होता था। इसी तरह एक दफा मैं छत पे से वापस आ रही थी कपड़े उतार के, तो मुझे किसी ने धक्का दिया छत पे से, मैं आके सीढ़ियों से नीचे गिरी। तो मैंने बताया उस घर में कि मुझे किसी ने धक्का दिया ऊपर से, तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था इस बात पे। फिर हमने पता करवाया तो उन्होंने बताया कि पूरी फैमिली है हमारे घर में और वो ऊपर छत पे है और वो उनके 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चे पूरे सबको तंग करते हैं, वो खेलते रहते हैं और वो मस्तियां करते हैं, शरारतें करते हैं, इस वजह से वो तंग करते हैं सबको। लेकिन हमारी अम्मी ने देख लिया था, इस वजह से उनको ज्यादा वो परेशान करते थे, क्योंकि हमारी अम्मी ने उनके बच्चे को देख लिया था एक, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा हमें परेशान करते थे। फिर हमने वो घर छोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। और ये एग्जैक्टली कि आपका किधर था ये घर? ये हमारा शाह फैसल 5 नंबर में घर था, वहाँ की बात बता रही हूँ आपको। तो आपने और वो अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, कुछ आपने देखा नहीं लेकिन आपको लगता है कि कुछ था? मैंने नहीं देखा, मेरी बहन ने देखा था, क्योंकि हमारे घर में होता था कि बहुत जल्दी जो राशन डालते थे बहुत जल्दी खत्म हो जाता था सब कुछ, तो इस वजह से हम थोड़े वो हो गए थे पता नहीं, और बाबा के पैसे गायब हो जाते थे, अचानक लॉकर में से पैसे गायब हो गए, तो इस वजह से हम परेशान हो गए थे। तो मेरी बहन ने ना इस तरह बोल दिया था, जब हमें पता चल गया था वहाँ है वाकई यहाँ पे है कुछ, तो मेरी बहन ने कह दिया था कि जिनके बच्चे हमारे सारा राशन खा जाते हैं और ये वो, तो उनके बच्चों ने भी मेरी बहन को तंग किया उसी रात में। और मेरी बहन ने देख लिया था बच्चे को कि वो भागा है निकल के ना कमरे में से, वो मेरी बहन का ब्लैंकेट खींच रहा था, तो उसको महसूस हो गया था, जब उसने ब्लैंकेट हटाया तो उसे कोई भागता हुआ नजर आया, तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी उस वक्त। तो फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हमें मना कर दिया गया था कि ऊपर छत पे नहीं जाना है, और सब उन्होंने बता दी थी एहतियात की ये नहीं करनी ये चीजें। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ये हमारे कॉलर्स थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ आता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ट्यून इन किया मस्त 103 हमारा प्रोग्राम, चाहे फेसबुक पे, चाहे रेडियो पे, चाहे इंटरनेट पे, कहीं पे भी। आप उन्हीं तमाम लोगों से माजर जिनके नाम शामिल नहीं कर सके अपने शो में, और उन तमाम लोगों से भी माजरत जिनको शायद लगता है कि लोग झूठे वाक़यात बताते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उनसे भी माजरत। खैर, प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने एक आपसे ऑडियो टेप के हवाले से बात की थी, एक रशियन फैमिली के हवाले से। वो टेप हमारे पास मौजूद है और जाते जाते वो हम आप लोगों के लिए चलाते हैं।
पहले से ही माजरत मांग रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी मुझे नहीं मिल सकी, तो आपको बड़े गौर से सुनना पड़ेगा। समझ इस वजह से भी नहीं आएगी क्योंकि पूरा एक्सोर्सिज्म जो है वो रशियन जबान में है। लेकिन जाते जाते एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। मजाक कर लें, किसी कॉलर का आप इतना मजाक कर लें, आप बेइज्जती तक कर लें, बदतहजीबी भी कर लें, अपनी जबान भी गंदी कर लें, अपनी ज़हनियत भी गंदी कर लें, लेकिन आपको नहीं पता कि आने वाला वक्त आपके साथ क्या करे। आपको नहीं मालूम कि जिस बात का या जिस वाक़े का आप मजाक उड़ा रहे हैं, शायद वही वाक़या किसी वक्त आपके सामने पेश आ जाए। आपको नहीं मालूम कि जब आप अपने कमरे में अकेले मौजूद हों, जहां अभी आप अपने दोस्तों के साथ दनदनाते फिरते हैं, आपको लगता है कि आपकी एक कमेंट, एक SMS, एक कॉल आपको दोस्तों के सामने बहुत हीरो बना देगा। दुआ है मेरी आपके लिए कि कभी आपको ऐसे मखलूक से सामने ही ना आना पड़े। हो सकता है कि आप अभी बैठे हो अपने सो कॉल्ड ऐसी जगह पे जहां आपको लगता हो कि वहां पे आप सबसे बड़े बादशाह हैं। ये जो आपकी बादशाहत है, ये चंद सेकंड की मार पे है। आपको नहीं मालूम कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां और कौन कौन सी मखलूक मौजूद है। उम्मीद है कि आपको इस बात का तो यकीन होगा कि जिन्नात होते हैं। उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह के कमेंट्स मैं फेसबुक पे पढ़ता हूँ, औरतों के हवाले से, लोगों के हवाले से, मेरे कॉलर्स के हवाले से, कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसी वाहियात बात करते हैं, गंदी बात करते हैं कि फिर सवाल उठता है कि ऐसी पढ़ाई का, ऐसी तहजीब का, ऐसे मेयार का क्या फायदा जब बात करने की तमीज ही ना हो। तो आप लोगों के लिए दुआ है कि आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया पेश ना आए जहां आप इतने हेल्पलेस हो जाएं कि मदद भी मांगे तो बदले में लोग आपका मजाक ही उड़ाएं। आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को रमज़ान मुबारक। हमारे रमज़ान की टाइमिंग यही होगी, जुम्मे को रात 12 से रात 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम होगा। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए। जाते जाते आपको एक एक्सोर्सिज्म की ऑडियो सुनाते हैं। खुदा हाफिज़।